एपिसोड की शुरुआत में हमें तियान लांसेट के दाव फ्रूट प्लांटेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर से कई सारे डिसाइपल्स गुजर रहे होते हैं और उन्हीं डिसाइपल्स में से हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ से लद कर बैठा होता है। वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो सो रहा होता है या बेहोश होता है ये नहीं पता चलता, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोल लेने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये जगह कौन सी है, क्या मुझे पहले असेंड नहीं होना चाहिए था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इमॉर्टल रियलम है, लेकिन ये बिल्कुल भी इमॉर्टल रियलम की तरह नहीं दिख रहा है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे सब कुछ याद है कि मैं अर्थ पर रहने वाला एक मामूली सा इंसान था जो कि ट्रांसपोर्ट होते हुए कल्टीवेशन वर्ल्ड, जिसका के नाम नानुयान रियलम था, वहां पर गया। उस क्रूएल दुनिया के अंदर मैंने काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए 1270 सालों तक मन लगाकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की। मैंने वहां पर रेड डस्ट ट्रिबुलेशन, मोर्टल हर्ट ट्रिबुलेशन और 13 हेवनली ट्रिबुलेशन को पार किया और मैंने पाथ ऑफ ग्रेट असेंडेशन को मास्टर भी किया और आखिर में मैंने जैसा चाहा था मैं असेंड हो गया। लेकिन अभी के लिए मेरे बॉडी के अंदर मैं किसी भी तरह के पावर के फ्लक्चुएशन को नहीं फील कर पा रहा हूँ और मैं फिर से एक मॉर्टल फॉर्म में आया हूँ। क्या मैं असेंड होने में फेल हो गया और फिर से रीइंकार्नेट हो गया हूँ? लेकिन ये डेफिनेटली मेरी ओरिजिनल बॉडी है। यहाँ पर हवा के अंदर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी और साथ ही में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है और ये जो एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह ही लग रही है और इसके अंदर एनलाइटमेंट और एम्पावरमेंट का इफेक्ट भी है। ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी का हम कल्टीवेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर वहीं पर ही बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि जो शाओतियान और जो बाकी के लोग हैं वो काफी ज्यादा समय हो चुका है कि अंदर जा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस बाहर नहीं आए हैं। लेकिन तभी उस लड़के को काफी ज्यादा पावरफुल हवा का झोंका महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो काफी ज्यादा चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसकी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी होती है और वो काफी आसानी से इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका होता है। इतने ज्यादा आसानी से अपनी क्वारी फाइंडिंग स्टेज पर पहुंचता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा आसानी से क्वारी फाइंडिंग स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। ये जो एनर्जी उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को कब का ही पीछे छोड़ दिया है। आखिर मैं किस तरह की दुनिया में आया हूँ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इस एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटी है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है। ये जो एनर्जी है वो नेचुरली स्पिरिचुअल एनर्जी की जितनी प्योर नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है। अगर मैंने इस एनर्जी को अपने टेक्निक के साथ गाइड नहीं किया होता तो मैं कब का ही मारा जाता। लेकिन तभी वो लड़के काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उसके सर को सहलाने लगते और उससे कहते कि क्रेजी ब्रदर आप उठ गए, आप भूखे हैं ना, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो शाओतियान है वो कब का ही हमारे लिए खाना ढूंढने के लिए अंदर जा चुका है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को झटकाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से बात करता हुआ देखकर वो लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब पागल नहीं रहा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उस लड़की के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर पागल था तब वो पूरी तरह से उस लड़की के ऊपर रिलाई था, जिसे सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ था उस समय, मैं इतना ज्यादा पागल क्यों हो गया था। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के अंदर कुछ नोटिस करता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की के पास इन ओरिजिन स्केयर बॉडी होती है जो कि एक लेजेंडरी बॉडीज में से एक आती है और इन बॉडी को पाने का जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सपना देखते हैं। फिर हमें उस जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस जंगल के अंदर जितने भी लोग गए होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें काफी ज्यादा भूख लगी है, अगर हमें जल्दी खाना नहीं मिला तो हम यहीं पर ही मारे जाएंगे। दूसरा वाला कहता है कि हमें तो गॉड्स द्वारा चुने होना चाहिए, तो फिर आखिर उन इमोर्टल्स ने हमें यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। तीसरा वाला आदमी कहता है कि शायद यह हमारा टेस्ट हो सकता है और वो लोग कहते हैं कि हमने इससे पहले जिसे भी चुना था वो इमोर्टल बन चुके हैं। ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि क्या सच में, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा डरावनी है, क्या आपको लगता है कि जो शाओतियान है वो भी यहाँ पर आया होगा। उन सारे लोगों की इस तरह की बातें सुनने के बाद उन्हीं में से एक लड़का होता है जो कि उन लोगों से कहता है कि डरना मत करो, हम मिस्ट सेट के अंदर है, तो फिर आखिर तुम इस बात से क्यों डर रहे हो।
लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़के को वहां पर बेरीज दिखते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सारे लोगों को से कहता है कि वहां पर देखो वहां पर बेरीज है। ये सुनने के साथ ही वहां पर जितने भी लोग हैं काफी तेजी के साथ जाते हैं उन बेरीज को तोड़कर अपने पास रखने लगते हैं कि तभी वहां पर का एक पेड़ की टहनी जो है वो एक मोटे लड़के से टकरा जाती है, जिस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये जो पेड़ है वो काफी ज्यादा अजीब तरह से बड़े हुए हैं। तुम लोगों से ये पूछना चाहता था कि पूरे रास्ते भर में हमें इस तरह के अजीब क्यों पेड़ दिख रहे थे, लेकिन तभी वो पेड़ काफी ज्यादा डरावने तरीके से उन लोगों से कहता है कि जल्दी से उन बेरीज को खा लो, उन बेरीज को खा लो, तुम्हें गॉड्स द्वारा चूज किया गया है। उन पेड़ों को बात करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी बच्चे हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जितने भी पेड़ है वो भी उन बच्चों से कहने लगते हैं कि जल्दी से उन बेरीज को खाओ, तुम्हें गॉड्स के द्वारा चुना गया है, तुम जल्दी काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। सारे पेड़ों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर वो लड़के और भी ज्यादा डरने लगते और डरते हुए कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना कहने के बाद वो लोग काफी तेजी के साथ वहां पर से भागने लगते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो लड़के होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्रेजी ब्रदर, मेरा नाम शेन शाओलिंग है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारे लिए जो मेडिसिन खरीदी थी क्या वो काम कर गई? मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। उस लड़की की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि मेरा नाम जांग युआन है, मैं तुम्हारा कोई क्रेजी ब्रदर नहीं हूँ। आखिर ये जगह कौन सी, इस दुनिया का नाम क्या है और अभी हम कहाँ पर है? हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से इस तरह से बातें सुनने के बाद वो लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर भी वो हमारे मेन कैरेक्टर को जवाब देते हुए उसे कहती है कि ये काम कंट्री है और हम मिस सेट के अंदर है, जो कि क्लाम कंट्री के आउटसाइड पर आता है। शाओलिंग की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने इस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना है, ऐसा लगता है कि ये नॉन युआन रिलम नहीं है। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शाओलिंग से कहता है कि क्या ये फेरी मिस सेक्ट कल्टीवेशन सेक्ट है? ये सुनने के बाद जो शाओलिंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ, जो मिस सेक्ट है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो इमोर्टल टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा जो शेन फैमिली का विलेज था उसके चारों तरफ काफी ज्यादा डरावनी चीजों से घिरा हुआ था, लेकिन इन इमोर्टल्स की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली, जिसकी वजह से हम बच पाए। शाओलिंग की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शाओलिंग से कहता है कि आखिर किस तरह की चीज है? ये सुनने के बाद शाओलिंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से मैं बच्ची हूँ तब से इस फेरी मिस्टर सेक्ट ने जो प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था उससे मैं कभी भी बाहर नहीं गई। हर साल ये जो फेरी मिस्ट सेक्ट है वो हमारे गांव में से कुछ सुप्रीम इमोर्टल्स ने चुने हुए बच्चों को यहाँ पर लेकर आता है और इस साल हम चुने गए थे, इसीलिए मेरा पहली बार है कि हम उस गांव को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। सुप्रीम इमोर्टल वो भी एक कल्टिवेटर है, वो ऐसा वैसा कोई कल्टिवेटर नहीं है, उसे फेरी मिस्ट सेक्ट है उसके अंदर जितने भी इमोर्टल्स है वो वर्शिप करते हैं, यानी कि उसे गॉड की तरह मानते हैं, भगवान की तरह मानता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी शाओलिंग को पीछे से वही लड़का आवाज देता है। वो शाओलिंग का छोटा भाई होता है। वो जो शाओलिंग का छोटा भाई होता है वो शाओलिंग से कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, वहाँ पर बोलने वाले पेड़ है जो कि काफी ज्यादा डरावने है। शाओलिंग का भाई ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो भी धीरे धीरे कर उस डरावने पेड़ के अंदर बदलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो शाओलिंग का भाई है वो काफी ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि कोई तो आकर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और अपने दोस्तों के नाम लेते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है, भगवान इन्हें कोई तो बचा लो। जो शाओलिंग का भाई है वो ये सब कह रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आते हुए उस एक अजीब बने हुए लड़के को हाथ लगाते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इविल एनर्जी है, जिसके वजह से तुम ज्यादा देर तक इस इविल एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाओगे तो तुम इसी तरह से बदल जाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर को उस चीज को छूता हुआ देखकर जो शाओलिंग का भाई है उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से पीछे हटो, उसे मत छू। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो शाओलिंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्रेजी ब्रदर क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? अपनी बहन के मुंह से क्रेजी ब्रदर का नाम सुनने के बाद जो शाओलिंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा होशियार बन चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि इसके अंदर जो कुछ भी था, यहाँ तक कि उसका जो ब्लड है वो भी पूरी तरह से पेड़ में बदल चुका है, जिसकी वजह से
इनके ऊपर किसी भी तरह की मेडिसिन काम नहीं करेगी। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तुम अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हो जिसके वजह से तुम सही सलामत हो। क्या इन पेड़ों के अलावा तुमने किसी और चीज को छुआ था? ये सुनने के बाद जो शाओलिंग का भाई है वो अपने पास से उन्हीं बेरीज को बाहर निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हमने इसको छुआ था। उन बेरीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन बेरीज को उठा लेता और कहता है कि इन बेरीज के अंदर वही इविल एनर्जी है जिसे कि इन लोगों ने कई सालों से अपने अंदर कंटेन करके रखा है। और इन्हीं बेरीज की वजह से तुम्हारे जो साथी हो पूरी तरह से पेड़ में बदल चुके हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के बात सुनने के बाद जो शाओलिंग का भाई वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी बोलने वाले पेड़ है वो सारे के सारे जिंदा इंसान थे। आखिर इन लोगों को इमोर्टल ने चूज किया तो फिर आखिर इनकी हालत ये कैसे हो गई? शाओलिंग के भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि इस तरह की घिनौनी हरकतें करने के बाद क्या हम उन्हें इमोर्टल कह भी सकते हैं? वो सिर्फ एक कचरे का झुंड है जो कि इस तरह की स्कीम करते हुए इन सारे लोगों को फंसा रहे हैं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उस बेरी को वहीं पर ही जला देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शाओलिंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज है जिसे कि मैं पाना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे वो देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये सुनने के बाद जो शाओलिंग और उसका जो भाई है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रिक्वेस्ट है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जो शाओलिंग है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती और कहती है कि रिक्वेस्ट? फिर हमारा मेन कैरेक्टर शाओलिंग से कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जो शाओलिंग है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो दुनिया है वो काफी ज्यादा खतरों से घिरी हुई है, इसके वजह से इस दुनिया के अंदर जो मोर्टल्स है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा जो इन ओरिजिन एनर्जी वो काफी ज्यादा प्रीशियस होती है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शाओलिंग से कहता है कि तो ये डील रही ना? ये सुनने के बाद शाओलिंग भी शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही बैठ जाता और अपने मन में कहता है कि हालांकि इस एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज है, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। मुझे अपने आप को बचा कर रखने के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल करना ही होगा। और मुझे ये भी जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि असेंड होते वक्त मेरे से क्या गलती हुई थी। फिर हमें 5 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर जो दाव फ्रूट के ट्रीज थे उसमें से कई सारे ऐसे ट्रीज है जो कि मारे गए और कुछ ही जिंदा बचे हुए हैं। ये सुनने के बाद जो दूसरा डिसाइपल है वो पहले वाले डिसाइपल से कहता है कि कल जो इमोर्टल लॉर्ड है वो सेक्ट में आने वाला है और तब उसे ये दाव फ्रूट्स ऑफर किए जाएंगे। तब सेट के पास जितना भी दाव फ्रूट के स्टोरेज होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम जैसे लोअर डिसाइपल्स के पास जीने का कोई भी मौका नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि इसीलिए हमने कुछ सीड्स को वहां पर से लेकर आकर यहाँ पर बो दिया था। अब कुछ दिन गुजर चुके, इसका ये मतलब है कि वो सीड्स बड़े होकर एक पेड़ बन चुके होंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें शाओशिंग को दिखाया जाता है जिसके के छोटे भाई जिसका के नाम शाओतेंग है उसे काफी ज्यादा भूख और प्यास लग रही होती है, जिसके वजह से वो वहां पर काफी ज्यादा तरस रहा होता है। उसे इस तरह से तरसता हुआ देखकर जो शाओशिंग है उससे कहती है कि थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, जो क्रेजी ब्रदर है वो जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, तब तक तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। लेकिन वहां पर जितने भी डिमोनिक पेड़ होते हैं वो शाओतियान के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते और उसे कह रहे होते कि जल्दी से उन बेरीज को खा लो और पावर को पा लो। हमें शाउटिंग को दिखाया जाता है इतना पेड़ों के मैनिपुलेट करने के बावजूद भी वो मैनिपुलेट नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत जो है काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने दोस्तों की फिक्र कर रहा होता है, जिसे फिक्र करता हुआ देख जो शाओशिंग है उससे कहती है कि उन्हें इग्नोर करो, बस तुम आराम करो। लेकिन तभी वहां पर मिस्टेक के वो दोनों लोअर्स डिसाइपल्स आ जाते हैं जो कि शाओतियान और शाओशिंग को वहां पर सही सलामत देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या अभी तक 2 सीट्स बचे हुए हैं, यानी कि वो जिन छोटे बच्चों को इस जंगल के अंदर छोड़ा होता है उन्हीं को वो सीड्स कह रहे होते हैं। फिर वो डिसाइपल आगे कहते हैं कि इतना दिनों के बावजूद भी तुमने फ्रूट्स को छुआ भी नहीं, क्या तुम भूख प्यास से मरने से नहीं डरते हो? अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें क्लियर क्यूआई से इन्फेक्टेड हुए फ्रूट्स खिलाने चाहिए। ये सुनने के बाद दूसरा वाला डिसाइपल उसे कहता है कि बस उन्हें मार डालो, अगर इन्फोर्समेंट डिसाइपल को इसके बारे में पता चल गया तो ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी। उन दोनों डिसाइपल्स को वहां पर देखने के बाद जो शाओशिंग और जो शाओतियान है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी हमें उस पहले वाले डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए उन दोनों से कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा
परेशान किया है और डिसाइपल इसके आगे उन दोनों से कुछ कह पाते या फिर कुछ कर पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ ऊपर से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा मैं भी हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि क्या क्या तुम लोग इमॉर्टल्स हो। ये सुनने के बाद जो पहले वाला डिसाइपल है जिसके के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर ने हमला किया होता है, लेकिन उस हमले से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन बस वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों नीचे दबा हुआ होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम बीच कहे कि हाँ हम इमॉर्टल्स ही है। इतना कहने के बाद जो पहले वाला डिसाइपल है वो भी अपने आप को एक पेड़ में कन्वर्ट करने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है। लेकिन तभी वो डिसाइपल खड़ा होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने क्यूआई रिफाइनमेंट के फायर आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के फायर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के फायर उस डिसाइपल से टकरा जाते हैं, वैसे वो जो फायर उस डिसाइपल को भूनकर वहीं पर ही जान से मार देती है। अपने साथी के ऊपर इस तरह से हमला करता हुआ देखकर जो दूसरा डिसाइपल है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। से अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले से काफी आसानी से बच जाता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ उस डिसाइपल के पीछे आते हैं, उस डिसाइपल के ऊपर हमला करते हुए उस डिसाइपल को भी वहीं पर ही जान से मार देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने आसानी से उन दोनों इमोर्टल्स को मारता हुआ देखकर जो शाउतियान है वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि वो दोनों इमोर्टल्स थे, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के एक एक हमले के साथ ही वो मारे गए। आखिर हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों डिसाइपल्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो वो उस क्यूआई को क्लियर क्यूआई कहते, लेकिन मैं पिछली जिंदगी के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं क्यूआई रिफाइनमेंट के 12 स्टेज पर कुछ ही दिनों के अंदर पहुंच पाया। हालांकि अगर मेरे पास फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्किल नहीं है तो मैं कभी भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा ताकि मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पिल को बना पाऊं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पास शाओशिंग और शाओतियान आ जाते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। और जो शाओतियांग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो फुटवर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्या तुम मुझे उसे सिखा सकते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों पे ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों गार्ड्स होंगे इससे पहले कि हमें कोई देख ले, इसलिए हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। फिर हमें मिस्टर सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो जियांग सी नाम की लड़की से कहता है कि आखिर ग्रैंड सेरेमनी की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ये सुनने के बाद जो जियांग नाम की लड़की होती है वो अपने सामने बैठे हुए एल्डर्स से कहती है कि प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है, यहाँ तक कि हमने 5000 से भी ज्यादा दाव फ्रूट्स को एडवांस में प्रिपेयर करके रखा है। ये सुनने के बाद उन्हीं में से एक इमोर्टल एल्डर कहता है कि कल जो इमोर्टल लॉर्ड है वो दाव फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए डिसेंड होते हैं, इसीलिए हमें और भी ज्यादा कॉशियस रहना होगा। फिर जो दूसरा वाला एल्डर है वो जियांग से कहता है कि इस साल जो हमने दाव फ्रूट के सीड्स लगाए थे आखिर वो कैसा कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो जियांग है वो उन एल्डर से कहते हैं कि जिस विलेज से हम बच्चे लेकर आते हैं इस साल उस विलेज में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। उस गांव में अब ज्यादातर बूढ़े और जो बीमार लोग है वही रहते। इस साल हमें पिछले साल से कई गुना ज्यादा कम बच्चे मिले हैं। जियांग की बात सुनने के बाद जो एल्डर्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि तो जल्द से जल्द आसपास जितने भी गांव है वहां पर जाकर बच्चों को लेकर आकर यहाँ पर की जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ाओ। क्या सारी चीजें हमें तुम्हें बतानी चाहिए, क्या तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। फिर जो दूसरा वाले एल्डर है वो जियांग से कहता है कि तुम चाहे उन बच्चों को खरीदो या फिर उन बच्चों को अगवा करो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर उन बच्चों को लेकर आना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे हेवनली मिस्टर सेट के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। तो फिर जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर और भी ज्यादा सीट्स के अरेंजमेंट करो। उन एल्डर्स की बात सुनने के बाद जो जियांग है वो वहां से चली जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग के पास एक गार्ड आते हैं, उसे कहता है कि प्लांटेशन नंबर 9 के अंदर 2 गार्ड्स मरे पड़े हैं, उसमें से एक को जलाकर मार डाला है और दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे मार डाला है। ऐसा लगता है कि वो लोग चुपचाप से कुछ सीड्स को लेकर आकर वहां पर लगा रहे थे। उस गार्ड की बात सुनने के बाद जो जियांग है वो ये सोचने लगती है कि क्या किसी ने बाहर से हमला किया या फिर कोई अंदर का ही जो कि ग्रैंड सेरेमनी के अंदर किसी तरह की परेशानी खड़ी करते हुए मेरे पोजीशन को हिलाना चाहता है। वैसे भी कल ग्रैंड सेरेमनी है, इसीलिए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। इतना सोचने के बाद जो जियांग है उस गार्ड से कहती है कि इस न्यूज के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जब ग्रैंड
सेरेमनी खत्म हो जाएगी तब मैं इसके बारे में खुद तहकीकात करूंगी। ये सुनने के बाद जो गार्ड है वो जियांग से कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे शाओतियान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वहां पर से गुजरते हुए गार्ड्स को देखते हुए ये कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स है उन्होंने हमारे भागने को सीरियसली नहीं लिया है। ये कितने ज्यादा अच्छी बात है। फिर वो शाओशिंग की तरफ मुड़ते हुए उसे कहता है कि सिस्टर तुम क्या और ज्यादा नहीं खाने वाली हो, हम कई दिनों से भूखे हैं, वैसे भी इनका खाना काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद जो शाओशिंग है वो शाओतियान से कहती है कि नहीं नहीं मेरा पेट भर चुका है। फिर जो शाओतियांग है वो वहां पर पड़े हुए गार्ड्स की तरफ देखते हुए ये कहता है कि हमने जितना इनके बारे में सोचा था वो इतने भी ज्यादा अमेजिंग नहीं है। वो लोग खुद को हमारे सामने इमोर्टल्स कहते हैं लेकिन हमारे क्रेजी ब्रदर ने सिर्फ कुछ ही मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को चारों खाने चित कर दिया। मैं डेफिनेटली क्रेजी ब्रदर से कुछ ना कुछ सीख लूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन आखिर क्रेजी ब्रदर अकेले ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, क्या वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं? फिर हमें ऊपर की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपने पास से कई सारे अलग अलग कलर के स्टोन्स निकालते हुए उन्हें एक जगह पर कंडेंस करता है और जैसे वो स्टोन एक दूसरे के अंदर कंडेंस हो जाते हैं वैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग को तैयार करता है। इतने सारे फॉर्मेशन फ्लैग को तैयार करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी इन मटेरियल्स के अंदर उसी तरह की प्रॉपर्टीज है जो कि ओरिजिनल के अंदर थी और ये जो लो ग्रेड के अरे फ्लैग है इनके अंदर जो ओरिजिनल अरे फ्लैग है उनके 90% पावर का इफेक्ट है और वैसे भी मुझे कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर की जो क्लियर क्यूआ है उसके ऊपर ही रिलाई करना होगा, इसीलिए यहाँ से जाने से पहले मैं और भी ज्यादा तैयारी करूंगा। फिर हमें नीचे शाओशिंग और शाओतियान को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते कि तभी वहां पर से एक स्वॉर्ड निकल के बाहर आ जाती है जिसके के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर आकर खड़ा हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने कपड़े भी बदले होते हैं। स्वॉर्ड के ऊपर बैठने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो शाओतियांग और शाओशिंग से कहता है कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। इतना कहने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड से काफी तेजी के साथ उड़कर वहां से चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बदले हुए रूप को देखने के बाद वो दोनों भाई बहन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जगह जगह पर जाकर अपने फॉर्मेशन फ्लैग को वहां पर लगा रहा होता है और आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर चारों तरफ उस फॉर्मेशन फ्लैग को लगा लेता है। लेकिन अभी भी उस फॉर्मेशन का कोर लगाना जरूरी था, लेकिन इस मामूली से स्वॉर्ड पर उड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि इस जो स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्लो है और साथ ही में मेरी एनर्जी काफी तेजी के साथ कंज्यूम भी करती, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द मटेरियल ढूंढते हुए एक मैजिकल टूल को क्राफ्ट करना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी तेजी के साथ उस मिस्ट सेट के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है जहाँ पर मिस्टर सेट वालों ने उन फ्रूट को जो डीमन लॉर्ड है उसे देने के लिए वहां पर इकट्ठा करके रखा होता है। वो फ्रूट दिखने में काफी ज्यादा डरावने होते हैं, यहाँ तक कि उनका मुंह भी होता है। जिन फ्रूट को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये सच में जो पेड़ में बदले हुए लोग है उनके ऊपर लगते हैं? सच में सेट के कितना ज्यादा घटिया है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो शाओशिंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफी देर से वहां पर नहीं आया होता है। शाओशिंग को इस तरह से फिक्र करता हुआ देखकर जो शाओतियान है उसे कंसोल करते हुए उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो क्रेजी ब्रदर है वो जरूर वापस आएगा। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर कोई आते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि होंगमिंग होंगोंग जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ, इस चैप्टर में शाओशिंग और शाओतियान का जो नाम है वो चेंज किया है। फिर जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए लोग हैं वो हमारे होंगोंग से कहते हैं कि जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें आपसे काम है। उन लोगों को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो हमारी होंगमिंग और जो हमारा होंगोंग है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जो बाहर खड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा देर तक इंतजार न करते उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाते। अंदर आ जाने के बाद जो वो आदमी होता है वो डरावने से हंसते हंसते हुए हमारे होंगमेंग से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग डर के वजह से दरवाजा नहीं खोलोगे, इसीलिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंदर आना पड़ा। अच्छा, तो तुम वही दो सीड्स हो जो कि प्लांटेशन से भाग गए हो। आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा लकी है क्योंकि तुम दोनों मेरे हो। इतना कहने के बाद जो आदमी हो वो हमारे होंगमेंग के ऊपर हमला कर देता है। वो हमारे होंगमेंग को चोट पहुंचा पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आते हुए अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले
की वजह से जो गार्ड है वो पीछे जाते हुए टेबल से टकरा जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपने शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। उस शॉट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो अपने पास एक बैग निकालते हुए उस बैग के अंदर से किसी चीज को उस शॉट के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो शॉट उस चीज से टकरा जाते है वैसे वो चीज जो है वो शॉट को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे मेन कैरेक्टर के हमले को इतने आसानी से न्यूट्रलाइज करने के बाद उस आदमी के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड आ जाता है, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। वो आदमी अपने घमंड में चूर चूर हो ही रहा होता है कि तभी उसे ना पता लगते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसके आजू बाजू एक फॉर्मेशन को सेटअप करता है। जब उस आदमी को ये पता चल जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके आजू बाजू फॉर्मेशन सेटअप किया है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस आदमी को भी वहीं पर ही जलाकर जान से मार देता है। उस आदमी को जान से मार देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के पास से उसके दोनों ट्रेजर्स ले लेता है, जिसमें से एक बैग होती है और दूसरा उस बैग के अंदर से जो हमला करने वाली जो चीज होती है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब किया होता है वो होती है। उन दोनों चीजों को लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पर ही पड़े हुए एक स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए मेंग और होंग को उठाकर काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो डिसाइपल हमारे जियांग के ऊपर चिल्लाते उसे कह रहा होता है कि कुछ घुसपैठिए हमारे सेट के अंदर आ भी गए और तुम्हें इसका बारे में पता भी नहीं चला, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उन्हें उन घुसपैठियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है, क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुम्हारी इसी गलती की वजह से मेरा जो भाई है वो मर चुका है। लेकिन हमारा जो जियांग है उस आदमी से कहती है कि मैं इसे हैंडल करूंगी, तब तक तुम चुप रहो। जियांग की बात सुनने के बाद जो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जियांग उसके ऊपर ध्यान न देते वहां से चले जाती है। वहां से जाने के बाद जो जियांग है वो उसी होटल में आ जाते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उस गार्ड को मारा होता है। वहां पर आ जाने के बाद जो हमारा जियांग है उसके साथी गार्ड से कहती है कि सेट की सिक्योरिटी को बढ़ा दो और जल्द से जल्द उन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सारे डिसाइपल्स को ड्यूटी पर लगा दो। और साथ ही में जो जियांग है वो अपने मन में कहती है कि इस जैसे क्रिटिकल मोमेंट पर इतनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और साथ ही में वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि चाहे तुम कल्टिवेटर हो या फिर कुछ और हो, मैं तुम्हें जरूर ही पकड़ूंगी। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और जो मेंग और जो होंगे वो वहां पर आए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरे क्यूआई रिफाइनमेंट स्किल के साथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मैं नहीं लड़ सकता। मेरे पिछली जिंदगी के नॉलेज के हिसाब से मेरे पास काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है, लेकिन उन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर तो होना ही चाहिए। और एक बार जब मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तब मैं डिवाइन शॉर्ट फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिवाइन शॉर्ट फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस शॉर्ट फॉर्मेशन के सामने अगर कोई गोल्डन कोर लेवल वाला कल्टिवेटर भी आ जाए तब भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे मेरी पावर बढ़ाने के लिए कुछ मैजिकल वेपन्स को बनाना होगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं दो वेपन्स को बाहर निकालता है जिससे कि उसने इससे पहले मारे हुए गार्ड के पास से लिए होते हैं। लेकिन उसमें से एक ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा बुरी बदबू आ रही होती है, जिसे सूंघने के बाद जो होंगोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इसकी बदबू कितनी ज्यादा खराब है। फिर जो मेंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्रेजी ब्रदर ये चीजें दिखने से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो बैग की तरह चीज दिख रही है वो ह्यूमन स्टमच है और ये जो हाथ की तरह चीज दिख रही है वो ह्यूमन आर्म है। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो गोंग है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में इतनी घटिया चीजों का अपने वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उसने स्टोमच का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया, और ये सोचना कि कोई ह्यूमन पार्ट का इस्तेमाल करते हुए वेपन्स को बना सकता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है। और ये जो स्टोमच है इसके अंदर हम किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो आर्म है वो फोर्सफुली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो उसकी एनर्जी उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। लगता है कि मुझे इनका इस्तेमाल करना होगा। अगर मैंने इन दोनों चीजों को मेरे आयरन स्वॉर्ड के अंदर मर्ज कर लिया तो मेरे जो आयरन स्वॉर्ड है वो सेमी फिनिश्ड मैजिकल वेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्रेजी ब्रदर जब से हम यहाँ पर से भागे हैं तो फिर आखिर हम इतने ज्यादा उस सेट के क्यों करीब है, आखिर हम क्यों दूर नहीं गए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मेंग की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों चीजों को अपने स्वॉर्ड के अंदर मर्ज करने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मेंग से कहता है कि मेरे पास अभी भी एक अधूरा काम है, लेकिन सेट के बाहर काफी ज्यादा कड़े पहरा है, हमें कुछ भी करने से पहले कल जो सेरेमनी होने वाली है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, एक बार जब हम कर लेंगे तो मैं आप दोनों को इस मनहूस जगह से बाहर लेकर जाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के
इतना कहने के साथ ही हमें अगले दिन यानी कि सेरेमनी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जियांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल आते हुए जियांग से कहता है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स और डिसाइपल थे वो सब के सब वापस जा चुके हैं, क्या हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो जियांग उस गार्ड से कहते कि नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए रुको। ये सुनने के बाद वो गार्ड हैरान होते हुए जियांग से कहता है कि लेकिन जो इमोर्टल लॉर्ड है वो आने वाले है। ये सुनने के बाद जो जियांग है वो गार्ड से कहती है कि इसीलिए तो हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जो सेरेमनी है वो हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं होने दे सकते जिसके वजह से हमारे सेट के ऊपर खतरा आए। जो हमारे सेट में घुसा हुआ घुसपैठिया है वो जरूर ही आसपास होगा। हमें नहीं पता कि आखिर उसका इरादा क्या है। उसका इरादा पूरा होने से पहले हमें उसको पकड़ना होगा। जैसा कि जियांग ने कहा होता है बिल्कुल वैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही होता है। आसपास के जियांग के गार्ड्स को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर का जो सिक्योरिटी है कुछ ज्यादा ही टाइट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी गार्ड के बारे में याद करने लगता है जिसके साथ उसके होटल में लड़ाई हुई थी। उसे याद करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उन लोगों ने एक ही रात में इतने सारे वॉच टावर्स खड़े कर लिए। ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट को रिशेप करते और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहाँ पर इतने सारे वॉच टावर्स बना लिए। आसपास कोई भी डिफेंस नहीं लग रहा है। चलो चलकर और ज्यादा करीब से देखते हैं। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा आगे जाने लगता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है तभी वो किसी चीज को देख लेता है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से नीचे आ जाता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आ जाता है वैसे ही जियांग को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही जियांग को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है वैसे ही जो जियांग है वो सारे गार्ड्स को जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस सारी जगह को घेरने के लिए कह देती है और उन गार्ड्स को ऑर्डर देने के बाद हमारे जो जियांग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से निपटने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां से काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है। उसे भागता हुआ देखकर आसपास के जो गार्ड्स है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते कि जल्दी से उसे पकड़ो, उसे जाने मत दो। और अपने आप को इस तरह से दूसरे लोगों के सामने लाता हुआ देखकर जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस था। मैंने अपने स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल किए बगैर ही नीचे उतर गया जिसके वजह से मैं उनके ट्रैप में फंस गया। जल्दी से जल्दी मुझे फॉर्मेशन के कोर के पास जाते हुए मैंने जो फॉर्मेशन सेटअप किया है उसे एक्टिवेट करना होगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है कि तभी जो गार्ड्स होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शील्ड बनाते हुए उनके हर एक हमले से बचता जा रहा होता है। लेकिन तभी सामने की ओर से कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को अपने तरफ आता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छी तरह से सेंस करता है जिसकी वजह से वो जल्दी से पीछे हटते उस हमले से बच जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ से हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे होते। उसी ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल हमला किया होता है। लेकिन तभी जो हमारी जियांग होते हैं वो अपने वाइड कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नुकीले नुकीले भालों का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देती है। अचानक से आसमान में आए हुए भालों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि उसने किसी भी तरह के टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आखिर अचानक से हवा में इतने सारे भाले कहाँ पर से आए। क्या उसने ये सब हवा का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। लेकिन मैं इसमें ज्यादा देरी नहीं लगा सकता। मुझे जल्द से जल्द कोर के पास पहुंचते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना तेजी के साथ भागता हुआ देखकर जो जियांग है वो फिर से अपने वाइड कंस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद जो हमारे जियांग होते है वो हवा का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को हवा से बने हुए काफी ज्यादा पावरफुल बक्से के अंदर कैद कर देती है। वो दिखने में हवा से काफी ज्यादा अलग तो लग रहा होता है लेकिन हमारे जियांग की जो टेक्निक होती है वो वैसी होती है। वो हवा का रुख बदलते हुए या फिर उसे मॉडिफाई करते हुए कुछ भी बना सकती है और ये टेक्निक लाखों सालों में सिर्फ एक ही ऐसा जीनियस पैदा होता है जो कि इसे सीख सकता है। और इस टेक्निक को हमारे जियांग को उसी इमोर्टल लॉर्ड ने सिखाया होता है। हमारे जियांग को उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ता हुआ देखकर वहां पर जितने भी नीचे खड़े
खड़े हुए डिसाइपल्स या फिर कहो गार्ड होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो जियांग है उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ किसी से कम था। वो अपने फायर और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते उस केज के अंदर से काफी आसानी से बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद जो जियांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही नहीं रुकता, वो लगातार जियांग के ऊपर अपने फायर से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जियांग भी कहा किसी से कम थी, वो भी अपनी एयर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने कई सारे शील्ड को तैयार कर लेती है ताकि वह हमारे मेन कैरेक्टर के हमले से बच पाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। हमारी जो जियांग होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर के हर एक हमले से काफी आसानी से बच जाती है। उसके हमले से बचने के बाद जो जियांग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम पहले वाले से तो बच गए लेकिन इससे बच के दिखाओ। इतना कहने के बाद जो जियांग होती है वह अपने कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर नुकीले चीजों से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी जो जियांग होती है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉर्ट क्यूआई का इस्तेमाल करते उस प्लेटफॉर्म को काटने की कोशिश करता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारी जो जियांग होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम खुद को पावरलेस महसूस कर रहे हो ना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से उस प्लेटफॉर्म से बचते हुए आगे जाने लगता और जाते हुए कहता है कि थिन एयर का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की चीजें बनाना और उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हमला करना ये कितना ज्यादा निराशाजनक है। लेकिन तभी जो जियांग ने वहां पर प्लेटफॉर्म बनाया होता है प्लेटफॉर्म अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि अचानक से वो प्लेटफॉर्म कहाँ पर से और कैसे गायब हो गया। लेकिन तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, पता नहीं आखिर उसे क्या हो जाता है जिसके वजह से वो एक ही जगह पर रुक जाती है। ये सब इमोर्टल लॉर्ड की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि जो इमोर्टल लॉर्ड है वो वहां पर आ रहा होता है लेकिन जो कि अब जियान हिल नहीं पाती, जिसके वजह से उसने जो कोई भी चीजें बनाई होती है उसके ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है, जिसके वजह से जो जियांग है वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगती है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है अचानक से आसमान में इतने ज्यादा काले बादल घिरे हुए देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हुआ। तभी हमें वहाँ पर उस मिस्ट्रेट के गार्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें के काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसके वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगते और कहने लगते हैं कि जो इमोर्टल लॉर्ड है वो आ चुके हैं। और हमें हमारे मेंग और गोंग को दिखाया जाता है अचानक से इतना ज्यादा हुए चेंजेस को देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते और कह रहे होते कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी आसमान की तरफ देख रहा होता है कि तभी उसके सामने काफी ज्यादा बड़ी इमोर्टल लॉर्ड की फिगर उसके सामने आ जाती है। उस इमोर्टल लॉर्ड के वहां पर आ जाने की वजह से वहां पर जितने भी गार्ड्स होते उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसके वजह से वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मैं और ज्यादा देर तक इसे सही नहीं कर सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर उस परछाई को देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा तो ये लोग इसी को इमोर्टल लॉर्ड कहते हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर का जो एंगर है उसे बढ़ा रहा होता है और वो अंदर ही अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। जिस चीज को समझ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो इसी वजह से जो सेट के डिसाइपल्स या फिर गार्ड्स है वो चिल्ला रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर उन चीजों से लड़ता हुआ कहता है कि मैंने हजारों सालों से कल्टीवेट किया है, मैंने काउंटलेस ट्रिबुलेशन को भी पास किया है और यहाँ तक कि इस दुनिया में जितने भी डिजायर्स होते हैं उन डिजायर्स को भी मैंने छोड़ दिया है। तो आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे विल के ऊपर हमला करने की। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर उन चीजों से लड़ रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर आसमान में बने हुए उस इमोर्टल के छवि के ऊपर पड़ जाती है, जिसे गौर से देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को ये दिखाई देता है कि जो इमोर्टल है वो काफी ज्यादा क्रीपी सी हंसी हंस रहा होता है। और उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस इमोर्टल लॉर्ड को गाली देते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम कितने ज्यादा बुरे इंसान हो, इतने ज्यादा बुरे इंसान होने के बावजूद भी तुम अपने आप को इमोर्टल लॉर्ड कैसे कह सकते हो। और हमें मिस सेट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है उस साउंड ट्रांसमिशन के वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते उन लोगों से कह रहे होते हैं कि जरा थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, जब इमोर्टल लॉर्ड सब फ्रूट्स को यहाँ पर से लेकर जाएंगे तब ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हमें आसमान में उस इमोर्टल लॉर्ड के आँख को दिखाया जाता है जिसके के अंदर से एक पर्पल कलर का टेंटिकल बाहर निकल के आता और काफी तेजी के साथ नीचे जाते हुए वहां पर जितने भी फ्रूट्स थे उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते और देखते ही देखते वहां पर और कई सारे टेंटिकल्स आकर उन फ्रूट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर
हैरान होते हुए कहता है कि वो सारे फ्रूट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लाए, लेकिन जब वो इस फ्रूट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लाए तब उसने हमें पूरी तरह से अनदेखा कर लिया है। अब ये मेरे पास मौका है, मैं जल्दी से जाकर उस फॉर्मेशन कोर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ जाते हुए सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने फॉर्मेशन कोर को लगाया होता है। उस जगह पर जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन कोर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसने जहाँ जहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग लगाए होते हैं उस जगह पर छोटे छोटे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो फॉर्मेशन लगाया होता है उसका नाम 9 ओरिजिन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन होता है, जो कि आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर क्लियर क्यू है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है वैसे ही उस सेट के आसपास जितने भी क्लियर क्यू है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। उस क्लियर क्यू को एक जगह पर इकट्ठा होता हुआ देखकर जो मिस सेट के एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर सारे क्लियर क्यू एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हो रही है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आसपास के जितने भी क्लियर क्यू है वो इकट्ठा कर रहा होता है और इकट्ठा करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये जो फॉर्मेशन है वो काम कर रहा है, इसके वजह से मुझे यहाँ पर जितने भी क्लियर क्यू है उसे इकट्ठा करना होगा। तभी जो इमोर्टल लॉर्ड है उसकी भी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि आसपास की क्लियर क्यू को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो इमोर्टल लॉर्ड है वो अपने प्रेशर को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डालने लगता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए कह रहा होता है कि क्या उसने मुझे देख लिया। और इमोर्टल ने जो प्रेशर रिलीज किया होता है उस प्रेशर को एल्डर्स भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिसके वजह से उन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो कह रहे होते हैं कि हम इमोर्टल लॉर्ड से इतना ज्यादा दूर है फिर भी उनका जो इच्छा और इनका जो गुस्सा है वो हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है। जल्दी से जिनके ऊपर जो इमोर्टल लॉर्ड है वो हावी नहीं हुए हैं और भी ज्यादा दाव फ्रूट को लेकर इमोर्टल लॉर्ड को दीजिए। लेकिन तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि मैं इमोर्टल लॉर्ड के इमोशंस को महसूस कर रहा हूँ, उन्हें डर लग रहा है। सॉरी मैंने प्रेशर बोल रहा था, लेकिन इमोर्टल लॉर्ड प्रेशर नहीं बल्कि अपने साउंड ट्रांसमिशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि ये जो साउंड है वो मेरे फ्लैश को एक्टिवेट कर रहा है और मैंने काफी सारे क्लियर क्यूआई को एब्जॉर्ब भी कर लिया है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। इतना सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने वहाँ पर बची हुई जितने भी क्लियर क्यूआई उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेता है और उन क्रिस्टल्स को उन स्टमच से बने हुए स्टोरेज बैग के अंदर डाल देता है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें उसी केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेंग और गोंग बैठे होते हैं। गोंग मेंग से कहता है कि आखिर क्रेजी ब्रदर अभी तक वापस क्यों नहीं आए, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन तभी गोंग की नजर सामने से आने वाली किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो कौन सी चीज है। लेकिन तभी वो जो कोई भी चीज थी वो काफी तेजी के साथ आते ही उनके सामने गिर जाती है, जिसे देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा डरावना राक्षस है। लेकिन वो कोई डरावना राक्षस नहीं होता बल्कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिससे कि जो मेंग है वो काफी आसानी से पहचान जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस हालत में देखने के बाद जो मेंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा फिक्र करते हुए उससे कहती है कि आखिर क्रेजी ब्रदर आपको क्या हुआ है। और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत देखने के बाद जो गोंग है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस साउंड की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर काफी कुछ बदलाव आए होते हैं, जिसके वजह से उसके बॉडी के अंदर से कई सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं। उन टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए वो मेंग और गोंग को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन दोनों को पकड़कर काफी तेजी के साथ वहाँ से चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के जाने के बाद हमें इमोर्टल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में या फिर डरे हुए हालत में होता है और वो काफी ज्यादा साउंड को रिलीज कर रहा होता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जिस विलेज का नाम आलमंड ब्लॉसम विलेज होता है। उस विलेज के अंदर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत अपने पति के लिए खाना लेकर गई होती है। वो पति के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने पति को आवाज लगाते उससे कहती है कि हस्बैंड मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आपने 5-6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन उस कमरे के अंदर उस लड़की का जो पति होता है वो उसी लड़की के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और उस पति को अपनी पत्नी से इस तरह से बात करता हुआ आसपास के लोगों ने देख लिया होता है और सुन भी लिया होता है, इसीलिए उस पति की काफी ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। जिन बातों को वो पति काफी आसानी से सुन लेता है और उन लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद जो वहां पर जितने भी लोग है वो वहां से चले जाते और साथ ही में उस आदमी की जो पत्नी होती है वो भी वहां से चली जाती है। और जैसे ही वहां पर के सारे लोग चले जाते हैं वैसे ही वो जो आदमी होता है वो अपने कमरे के खिड़की के ऊपर एक होल करती है, उस खिड़की से बाहर झांकने लगता है, जहां पर उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है।